आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या इस देश में औकात सिर्फ उन लोगों की है जिनके पास बेहिसाब पैसा है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, या जो लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े सरकारी पदों पर आज नौकरी कर रहे हैं। और इस देश में उन कम से कम 80 करोड़ लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं है जो गरीब और कमजोर होते हुए भी ईमानदारी से, पूरी खुददारी से अपना जीवन जीते हैं, परिश्रम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में जब हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों के साथ प्रशासन की एक बैठक चल रही थी, तो इस बैठक में शाजापुर के जिला अधिकारी किशोर कान्याल ने एक ट्रक ड्राइवर से गुस्से में यह कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। इस गरीब ट्रक ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि यह अपनी मांगों के बारे में जिला अधिकारी को बता रहा था, लेकिन जब जिला अधिकारी को यह लगा कि इस ट्रक ड्राइवर की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई है, तो वो सीधे उसकी औकात पर आ गए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि यह गरीब ट्रक ड्राइवर भी इस दौरान सिर्फ इतना कह पाया कि वो मानता है कि उसकी कोई औकात नहीं है, और इसीलिए तो आज वो उस अफसर के सामने खड़े होकर अपनी मांगों के लिए भीख मांग रहा है। तो इस गरीब ट्रक ड्राइवर ने इस डीएम से जो कहा, उसमें इस देश के 80 करोड़ गरीबों की व्यथा दिखती है, उनका दुख दिखता है, जिनके लिए यह समझा जाता है कि उनका कोई स्वाभिमान नहीं, क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है और उनके पास पावर नहीं है। सिर्फ इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं और उनका कोई स्वाभिमान नहीं। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहते हुए इस जिला अधिकारी को उनके पद से हटा दिया कि किसी को भी गरीब के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने और उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो किसी जिले का डीएम ही क्यों ना हो। हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां बात बात पर लोगों की जात पूछी जाती है और फिर उनकी औकात पूछी जाती है। और जो प्रभावशाली बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए या अमीर लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि स्वाभिमान सिर्फ उनका होता है और गरीबों के पास ये हक है ही नहीं कि वो अपने स्वाभिमान की बात कर सके। आज हमारे देश में दो वर्ग बन गए हैं, जिनमें एक वर्ग है अमीर और पैसे वाले लोगों का, शक्तिशाली लोगों का, और दूसरा वर्ग है गरीब लोगों का। और इनमें जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके एक बड़े तबके को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पैसे से घर, गाड़ी और बंगला खरीद लिया, वैसे ही वो उसी पैसे से गरीबों के स्वाभिमान को भी बहुत आसानी से खरीद सकते हैं या फिर उसे कुचल सकते हैं। भारत मुख्य रूप से निम्न आय वाले और गरीब परिवारों का देश है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि इस देश के गरीबों का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है कि उन्हें अब यही लगता है, वो मान चुके हैं कि स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का होता है और गरीबों की कोई औकात नहीं होती, और किसी गरीब को अमीर के सामने अपने स्वाभिमान की बात करनी भी नहीं चाहिए। और यह बात इस देश के 80 करोड़ गरीब और आम लोग शायद महसूस करते होंगे जब वो बाहर निकलते होंगे। जब पैसे वाले लोगों से बात करते होंगे तो पैसे वाले जो लोग हैं, जब वो गरीब लोगों से बात करते हैं, जब गरीब सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं, किसी और गरीब मजदूर से बात करते हैं, तो आपने देखा होगा उनका लहजा ही बदल जाता है। जब वो अपने से अमीर लोगों से बात करते हैं तो उनके लहजे में विनम्रता आ जाती है, लेकिन जब किसी गरीब से बात करते हैं तो सीधा गिरेबान पकड़ लेते हैं और उनका पूरा लहजा बदल जाता है।
आप देखिए, जब कोई डिलीवरी बॉय किसी के घर आता है, ज्यादातर लोग उससे किस लहजे में बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि औकात पूछने वाले लोग या तो पैसे वाले होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं। उनके पास कोई बड़ा पद होता है, बड़ी कुर्सी होती है, और इस पावर और पैसे के नशे की वजह से ही कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि उनके सामने किसी का कोई स्वाभिमान है ही नहीं। और इस अहंकार और अभिमान का सबसे बड़ा कारण है पैसा, जिसे लोग अब जेब में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि पैसे को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। और जब पैसा दिमाग में अपना स्थान बना लेता है तो फिर व्यक्ति को गरीबों का कोई स्वाभिमान नजर नहीं आता। और ये पैसे वाले जो लोग हैं, ये हर किसी को सिर्फ उसकी जेब में पड़े पैसों के लिहाज से आंकते हैं। आपकी जेब में कितना पैसा है, उस हिसाब से आपको सम्मान मिलेगा। आपकी खुददारी कितनी है, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपका परिश्रम कितना है, आपका पुरुषार्थ कितना है, इसका 0 नंबर है। इसे लेकर आपको कोई इज्जत, कोई स्वाभिमान नहीं मिलेगा। आपकी जेब में पैसा कितना है, इसे देखकर आपका स्वाभिमान तय किया जाएगा कि आपको कितने मीटर, कितने ग्राम स्वाभिमान मिलेगा। और आप तो जानते हैं, बेईमानी से कमाए हुए पैसे को भी हमारे समाज ने अब बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया है। आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग। सारा समाज जानता है, देश जानता है कि उनका पैसा बेईमानी का पैसा है। उन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है, लेकिन हमारे देश ने अब उन्हें ही बड़ा आदमी मान लिया है। हमारे देश में गरीबों को अक्सर हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से और पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार का पेट पाल रहा है, जो दिन भर घंटों काम करता है, जो धूप में गाड़ी चलाता है, खेतों में मजदूरी करता है, शहरों में बिल्डिंग बनाता है, रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर अपने सिर पर सामान ढोता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा आवर्स में भी मेहनत करता है, क्या उन गरीबों और आम लोगों से बड़ा इस देश में किसी और का स्वाभिमान हो सकता है? आपने देखा होगा, ट्रक वालों ने अभी कल एक हड़ताल कर दी थी, तो आपने देखा होगा पूरे देश पर उस हड़ताल का कितना असर पड़ा, और अगर वो हड़ताल रह जाती तो और कितना असर पड़ सकता था। बड़ी बात यह है कि भारत में जो 81 करोड़ लोग कामकाजी हैं, उनमें से 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और ये वही गरीब लोग हैं जिनसे उनकी औकात अक्सर पूछी जाती है, बात बात पर। रोज कोई ना कोई उनकी औकात पूछ लेता है, जबकि इनकी औकात इतनी है कि अगर इन लोगों ने एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दिया तो इस देश में 90% कामकाज ठप हो जाएंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन रुक जाएगा। और जो धन्ना सेठ अपनी औकात पर इतराते हैं, उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जिस देश में गरीबों पर इतनी सारी सुपरहिट फिल्में बनी हैं, आप 1950, 60, 70 और 80 का दशक अगर देखें तो जितनी भी सुपरहिट बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, उन फिल्मों में जो नायक होता था वो गरीब होता था। और उन फिल्मों में जो नायक दिखाया जाता था वो या तो कोई गरीब मजदूर होता था, गरीब किसान होता था, मिल मजदूर होता था, तांगे वाला होता था, ट्रक ड्राइवर होता था, टैक्सी ड्राइवर होता था। और लोग तालियां बजाते थे जब वो गरीब नायक अमीर खलनायक पर भारी पड़ जाता था। जब वो गरीब नायक जीतता था तो लोग तालियां बजाते थे। आज उसी देश में गरीबों से उनकी औकात पूछी जाती है। अभी मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था 1960, 70 और 80 के दशक में, देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों, सुपरहिट फिल्मों का नायक गरीब मजदूर हुआ करता था। वो परिश्रम और अपनी खुददारी के दम पर बेईमान और अमीर खलनायक पर विजय प्राप्त करता था। उदाहरण के लिए वर्ष 1983 में आई फिल्म कुली का हीरो एक कुली था। 1985 में आई फिल्म मर्द का हीरो एक तांगे वाला था। 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन एक किसान, गरीब किसान के परिवार पर आधारित थी। 1982 में आई फिल्म नमकीन का नायक एक ट्रक ड्राइवर था। फिल्म काला पत्थर में हीरो की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन एक कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर थे। खुददार फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन एक टैक्सी ड्राइवर बने थे। ये सारी फिल्में सुपरहिट थी और लोगों ने सिनेमा हॉल में इन फिल्मों के किरदारों को देखकर खूब तालियां बजाई। लेकिन सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश में गरीबों पर बनी फिल्में सुपरहिट होती हैं, जहां नायक गरीब होता है जो अमीरों से लड़ाई लड़ता है, उसी देश में गरीबों से उनकी औकात पूछी जाती है। आज आप अपने आप से भी यह सवाल जरूर कीजिएगा, और हम आपसे हमेशा पहले से भी ये कहते आए हैं कि गरीबों की इज्जत कीजिए।
उनकी जेब में आपके बराबर पैसा हो सकता है ना हो, लेकिन उनका स्वाभिमान है, उनकी भी इज्जत है और वो परिश्रम में, ईमानदारी में आपसे शायद एक कदम आगे ही होंगे, पीछे नहीं होंगे। हम उन गुमनाम नायकों के सम्मान की बात करेंगे जिन्हें इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भुला दिया गया। क्या आप जानते हैं 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में कार सेवा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, तब उस दिन पहली गोली किस कार सेवक को लगी थी? क्या आप उसका नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। इस सवाल का जवाब शायद आपके पास होगा नहीं, क्योंकि असल में आपको कभी यह बताया ही नहीं गया कि राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो लोग कौन थे। हमारे देश में 3 दशकों तक ऐसे लोगों को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाई गई और इस दौरान यह समझा गया कि अगर किसी नेता ने राम मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले इन कार सेवकों की बात की तो उनसे एक विशेष धर्म के वोटर्स नाराज हो जाएंगे और इसीलिए भगवान राम के इस देश में, भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले लोगों को भुला दिया गया। आपको याद होगा, हमने आपको कोलकाता के कोठारी बंधुओं की कहानी दिखाई थी, जिन्होंने 1990 में अयोध्या में कार सेवा करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान दे दी थी। ये दोनों भाई भी राम लक्ष्मण की तरह ही थे और दोनों ने अपनी जान दे दी राम मंदिर के लिए। तो आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हम आपको इनके घर लेकर गए थे, लेकिन इन कोठारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में एक मिठाई और चाय की छोटी सी दुकान थी, लेकिन वर्ष 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई तब वासुदेव गुप्ता ने भी यह तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए उस मुहिम में शामिल होंगे और अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, जो उन्होंने दी। 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने स्थानीय कार सेवकों के साथ अयोध्या में होने वाली वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार सेवा करने के लिए वो भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ पैदल निकल पड़े। उस दिन अयोध्या एक छावनी में बदली हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को इन कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस कार्रवाई में सबसे पहली गोली अयोध्या के वासुदेव गुप्ता को लगी और कुल 3 गोलियां लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वासुदेव गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंपा गया था और उनके शव को आखिरी बार नमन करने के लिए वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उनके शव को लोगों ने फूलों से लाद दिया था। लेकिन इसके बाद हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने वासुदेव गुप्ता को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर उनके बलिदान का हर रोज अपमान किया और उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया गया। आज जब हमारी टीम अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार सिर्फ एक छोटे से कमरे के मकान में रहता है और यह मकान भी अब जर्जर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी उनकी बेटी यही कहती है कि राम मंदिर के बनने से उनके पिता का बलिदान सार्थक हो गया और इसके बाद ये गरीबी और संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए आप सबको वासुदेव गुप्ता के घर लेकर जाना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि जब देश राम मंदिर के उद्घाटन पर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है तब आपको उन परिवारों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके घरों के चिराग सिर्फ इसलिए बुझ गए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। एक और तो प्राण प्रतिष्ठान की तैयारी हो रही है, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया उन कार सेवकों के परिवारों के हालात क्या हैं वो आपको हम दिखाएंगे।
इस घर से हम जब अंदर की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ अगर है तो अस्त व्यस्त चीजें, टूटा हुआ घर। यह एक कमरा है। इस कमरे की तरफ अगर मैं आपको लेकर आऊं तो काफी अंधेरा है यहाँ पर, और मैं जैसे जैसे अंदर आऊंगा यहाँ पर 2 सोफे पड़े हैं। यहीं इसी कमरे में रसोई भी है, इसी कमरे में चूल्हा भी है, और इसी कमरे में जो स्टोर रूम में गद्दे, रजाई जैसे सामान होते हैं वो भी रखे हुए हैं। और यहीं पर रात में सोने के लिए बिस्तर पड़ता है, जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और ऊपर जो घर का बचा कुचा सामान, जैसा कि जो हम आज के दौर में स्टोर रूम में रखते हैं, वो इसी कमरे में रखा हुआ है। ये एक छोटा सा वॉशरूम बना है, यहाँ पर एक हैंड पाइप लगा है, पानी का सोर्स यही है। सीमा, आपसे बेहतर शायद वासुदेव जी का संघर्ष कोई नहीं जानता होगा। क्या हुआ था पहले कार सेवक जिनको गोली लगी, क्या हुआ था उस दौर में? क्या कहानियां सुनी आपने बचपन से? जी, उस वक्त मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 7 ईयर की थी। बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है उसमें अडवाणी जी ने आह्वान कर रखा था सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक के रथ यात्रा के लिए। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अयोध्या पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बाहर से लोग गिरफ्तारियां देने आ रहे थे, और मेरे पापा मिठाई की दुकान चलाते थे। तो लोग कहते थे कि यहाँ के लोग तो कमाई कर रहे हैं, बाहर से लोग मरने आ रहे हैं। मेरे पापा को ये बात इतनी लगी कि वो खुद तैयार हो गए कार सेवा करने के लिए, और अपने साथ जत्था भी तैयार किए कार सेवा करने के लिए। तो दिन निर्धारित हुआ 30 अक्टूबर सन 1990 का। उस दिन प्रथम देवोत्थानी एकादशी थी। पापा लोग परिक्रमा, उस दिन अयोध्या में परिक्रमा होता है, परिक्रमा करने के लिए गए। वहाँ उनको रोक दिया गया। फिर उन्होंने कहा फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तारियां इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई भी जेल खाली नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त उन लोग दर्शन की मांग करते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे हुए, जहाँ पहरा सख्त था। लेकिन सारे बैरिकेटिंग्स पार करते हुए और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पापा का जत्था मतलब मंदिर तक पहुंचा, और दर्शन भी किए। झंडा वंडा फहरा कर वापस आते समय एकाएक फायरिंग शुरू हो गई। पापा को सबसे पहले गोली लगी। उसके बाद आपके परिवार ने क्या किया? उसके बाद चारों तरफ गोलियों की आवाज़ आने लगी, और मम्मी को पता चला कि पापा को गोली लग चुकी है। मम्मी जाने लगी उस रास्ते पर। फिर हनुमानगढ़ी की तरफ से लोग पापा के डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे उधर से, और घर पे आए तो मतलब काफ़ी लोग, उस समय आक्रोशित जनता थी। बहुत सारी गोलियां चली हुई थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। तो वो क्षण तो नहीं भूल सकते हैं, वो क्षण हमेशा याद रहा। खून से सना हुआ डेड बॉडी, पापा के मतलब लहू खाट से छनकर गिर रहे थे। कितनी गोलियां लगी थी उनको? 3 गोलियां। एक गोलियां पेट में लगने के बाद भी पापा मतलब दूसरे को बचाने के उसमें झुके हुए थे, तो 2 गोलियां और आकर लगी कमर में। बचपन में आपको उन्होंने खिलाया होगा, जी जी, वो यादें आपकी आज भी हैं? उसी दिन की बात है। 30 अक्टूबर को जब हम लोग सुबह उठे हैं, सबसे पहले पापा मेरे चाय बनाकर, बाहर पुलिस वाले थे उनको पिलाए हैं, और रोली अच्छत लेकर सारे जितने खड़े थे बुजुर्ग लोग सबको रोली अच्छत से टीका लगाए हैं। हम लोग छोटे थे, हम लोग सोकर उठे हैं, मुंह धुलाए अपने हाथ से चाय पिलाए, हलवा बनाकर खिलाए, खुद करके गए मेरे पापा अपने हाथ से। वो आखिरी क्षण था जब मेरे पापा ने खुद अपने हाथों से मेरा मुंह धुलाकर और अपने हाथ से हलवा चाय खिलाकर गए हैं। कुछ याद आता है आपको? अब बहुत ही आप इमोशनल भी लग रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी हैं। क्या कुछ वो पल हैं जो आपको लगता है अब कभी वापस नहीं आएंगे, जो उस गए कि लौट कर वापस आएंगे, लेकिन फिर उस दिन गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए पापा मेरे। आज तक हम लोग इंतजार ही करते रह गए। ये उस दिन गोली लगा है, शायद हॉस्पिटल की होगी। ये तस्वीर हम लोगों ने खुद खरीदा है, हमको मतलब 30 अक्टूबर 1990 लिखा हुआ भी है। और ये है पोस्टमार्टम के बाद की तस्वीर सरयू घाट की। ये तस्वीर भी, ये आपकी मदर है? जी जी। उसके बाद में भी मेरी मम्मी ने मतलब राम का वो नहीं छोड़ा, वो भी आंदोलनरत रही है। ये 92 की तस्वीर है, जिस दिन मंदिर टूटा था उस दिन की तस्वीर है, 1992 की। 2 नवंबर। मदर कौन सी है इसमें? ये है ऑरेंज वाली। क्या नाम था इनका? शकुंतला गुप्ता। इन्होंने भी संघर्ष किया, मैं देखा हूँ। बिल्कुल। किसी के पीछे वो पत्थर भी हाथ में लिए। जी, उसी दिन मंदिर टूटा था। मम्मी मेरी मंदिर के पास ही मौजूद थी। किस तारीख की है? 6 दिसंबर 1992। अच्छा, ये तस्वीर मतलब वासुदेव जी इन शहीद हुए, संघर्ष उनका हुआ, उसके बाद उनके आपका परिवार फिर भी जुड़ा रहा, लगातार जुड़ा रहा। इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलनों में मम्मी ने भी भाग लिया उसमें। और ये है तत्कालीन फोटो, पेपर की कटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं, मेरा दावा नहीं है, सच है कि मेरे पापा को सबसे पहले ही गोली लगी 30 अक्टूबर 1990 का। क्या लिखा है नीचे? 30 अक्टूबर
सुरक्षा कर्मियों की गोली का पहला शिकार वासुदेव, ये अखबार ही कटेंगे किसी का ना। तरुण मित्र। तो आपने वासुदेव गुप्ता का घर देखा, उनकी बेटी की बातें सुनी और आपने देखा कि वासुदेव गुप्ता की जो बेटी हैं वो कैसे एक जर्जर हो चुके एक कमरे के छोटे से मकान में रहती हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान देखिए और वो अपने पिता को किस गर्व से याद करती हैं वो देखिए। और जो गरीब का स्वाभिमान होता है वो बड़ा ऊंचा होता है। गरीब अपने स्वाभिमान के सामने किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाता अपने स्वाभिमान के लिए। और देखिए आज उनकी बेटी किसी से कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ राम मंदिर को याद कर रही हैं और अपने पिता को याद कर रही हैं। और वो जो समय था वो बड़ा अजीब सा समय था 1990 का। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इन गुमनाम नायकों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको इनके बारे में और इनके परिवारों के बारे में बताएंगे, इनके परिवारों से आपका परिचय करवाएंगे और आप भी हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं और उन्हें राम मंदिर के इन गुमनाम नायकों की कहानी आप भी सुना सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को आगे भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। और देखिए 1990 का जो समय था वो मुस्लिम तुष्टीकरण का समय था। राज्य में भी वैसी ही सरकार थी और केंद्र में भी वैसी ही सरकार थी और इसीलिए जो कार सेवक थे इनकी कहीं भी सुनी नहीं गई। और उस समय की जो सरकारें थी, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, वो ये देखते थे कि वोटों पर और चुनावों पर किसका असर पड़ेगा। और उस समय कार सेवकों की तरफदारी करने का मतलब था चुनावों में हार जाना और वोटों का नुकसान करना। और इसलिए जो आगे जो लंबा जो कई जो दशक बीत गए, कम से कम 2 दशक तक, ये जो कार सेवक थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, उनके लिए एक एक दिन बड़ा भारी था। हमारे देश के लोगों ने राम मंदिर को लेकर जो कानूनी लड़ाई चली अदालतों में उसे तो देखा है, लेकिन सैकड़ों हजारों परिवारों ने जो एक एक दिन संघर्ष किया है, जो एक एक दिन हर पल लड़ाई लड़ी है और वो लगातार बिना हारे जमे रहे राम मंदिर के लिए, उस उम्मीद में कि एक ना एक दिन राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा, आपको उन्हें भी आज नमन करना पड़ेगा क्योंकि यह बड़ा मुश्किल समय था। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के तीसरे अंश में आज आपको एक और बड़ी दिलचस्प कहानी बताएंगे भगवान श्री राम के बारे में। आपको बताएंगे कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपना सीना चीरकर यह दिखाना पड़ा कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। आपने भगवान हनुमान की तस्वीर अक्सर देखी होगी, कैलेंडर्स पर भी देखी होगी, धार्मिक पुस्तकों पर भी देखी होगी, जिसमें वो अपना सीना चीरकर दिखाते हैं कि उनके सीने में, उनके हृदय में राम और सीता बसते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इसके पीछे का प्रसंग क्या है और भगवान हनुमान को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों उन्हें यह साबित करना पड़ा कि उनके हृदय में राम और सीता रहते हैं। तो इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम और सीता द्वारा दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, पुरस्कार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक बड़ा खूबसूरत हार सीता जी को दिया। और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था, यानी यह रावण का हार था जो रावण को भेंट में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती और खूबसूरत हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनकी बहुत इच्छा नहीं थी। इस दौरान भगवान राम सीता के मन की बात जान गए, वो समझ गए कि सीता के मन में क्या है। भगवान राम ने सीता से कहा कि वो दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के सबसे ज्यादा योग्य मानती हैं, उसे वो ये हार भेंट के स्वरूप दे सकती हैं, भेंट स्वरूप। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार किया और उसके बाद हनुमान जी की तरफ देखा और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा ये हार उन्होंने उपहार में दे दिया। हनुमान जी ने भी विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद वो इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण और दरबार में उपस्थित बाकी के लोग काफी हैरान हुए और उन्हें यह लगा कि शायद हनुमान जी ऐसा करके भगवान राम और सीता का
अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो हार उन्हें उपहार में मिला है सीता जी से, उसे वो तोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों और मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसे त्याग दिया। हालांकि दरबार में उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई प्रांतीय राजाओं को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान राम और सीता नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को क्यों धारण किया हुआ है, अपने शरीर को भी त्याग दें। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वो वास करते हैं उस शरीर में भगवान राम और सीता बसते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीरकर अपने हृदय में भगवान राम और सीता को दिखा दिया। और इस दृश्य को देखने के बाद भगवान राम ने खुद कहा कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वो स्वयं को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे हैं। आज कलयुग में जब सारे रिश्ते उपहारों से छोटे हो गए हैं, हर रिश्ते में यह देखा जाता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने परिवार या रिश्तेदार को कितना महंगा उपहार देते हैं, वो कितने पैसे का है, और उस उपहार के आधार पर फिर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तब आप भगवान राम और हनुमान जी के रिश्ते से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि असली प्रेम महंगे गिफ्ट्स देने से साबित नहीं होता। असली प्रेम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से पैदा होता है और यह प्रेम फिर सदैव के लिए जीवंत रहता है। यह प्रेम किसी हीरे पर आश्रित नहीं होता। हम हर रोज भगवान राम से जुड़े ये प्रसंग आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भगवान राम से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को इस साल नई दिशा दे सके। और ये वो सबक है जो अमीर, गरीब, धर्म और जाति से सबसे ऊपर है, क्योंकि आप किसी भी धर्म से हो, ये प्रसंग आपको एक बेहतर इंसान बनने में और एक सफल इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो राम मंदिर में जाने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, वो राम मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन शायद भगवान श्री राम के आदर्शों से उनका अभी तक परिचय नहीं हुआ है, उनकी मर्यादाओं से उनका परिचय नहीं हुआ है। आप भगवान श्री राम के असली भक्त तब कहलाएंगे जब आप उनके आदर्शों को अपनाएंगे और उनकी मर्यादाओं पर भी आप चलने की हिम्मत दिखा सकेंगे। उसके बाद ही आपको राम मंदिर जाना चाहिए। अब हम आपको जनहित याचिकाओं के उस बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे जिसके जरिए हमारे देश की अदालतों का समय अक्सर बर्बाद किया जाता है। और अब ये जनहित याचिकाएं जनता के हित के लिए नहीं बल्कि कुछ विपक्षी पार्टियों और उनके राजनीतिक एजेंडे के हित में दायर की जाती है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के मामले में पिछले साल दायर हुई एक जनहित याचिका में की गई मांग को खारिज कर दिया और इस याचिका से अदालत के 11 महीने बर्बाद हुए। इस जनहित याचिका में यह मांग की गई थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सेबी द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ जो जांच की जा रही है वो जांच सेबी से वापस छीनकर किसी एसआईटी को सौंप देनी चाहिए, यानी कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी होनी चाहिए। एक एसआईटी का निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए, सेबी से इस जांच को लेकर एसआईटी से जांच करानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से आज साफ इनकार कर दिया और कहा कि हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। और अगर इस मामले में हिंडनबर्ग कंपनी ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो इससे भारत के निवेशकों को नुकसान हुआ है तो उसकी भी जांच की जा सकती है। यानी गौतम अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये कह रहा है कि जांच अमेरिका की हिंडनबर्ग की होनी चाहिए, जांच सेबी की नहीं होनी चाहिए, जांच अडानी की नहीं होनी चाहिए, जांच हमारी एजेंसीज की नहीं होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए हिंडनबर्ग की। और हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के आधार पर अगर हमारे देश के एक ग्रुप को, हमारे देश के एक इतने बड़े औद्योगिक घराने को, इतनी बड़ी कंपनी को नुकसान होता है तो यह अच्छी बात नहीं है। जबकि हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने हिंडनबर्ग की इसी रिपोर्ट को अंतिम सत्य मान लिया। तो सोचिए ये कौन लोग हैं जिन्हें सेबी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विश्वास है, जिन्हें सीबीआई पर विश्वास नहीं, जिन्हें ईडी पर विश्वास नहीं, जिन्हें भारत की पुलिस पर विश्वास नहीं, उन्हें दूसरी एजेंसियों पर विश्वास है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेबी अडानी ग्रुप से जुड़े कुल 22 मामलों में से 20 की जांच कर चुका है और बाकी बचे 2 मामलों की जांच करने के लिए उसे 3 महीने का समय दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि इस मामले की जांच सेबी द्वारा ही की जाएगी। यह जांच सेबी से हटाकर किसी एसआईटी को नहीं दी जाएगी। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जनहित याचिकाओं का विकल्प लोगों को इसलिए दिया गया था ताकि अदालत के समक्ष जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों को उठाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जनहित याचिकाएं बिना शोध के दायर होती हैं और ये ऐसी रिपोर्ट्स पर आधारित होती हैं जिनकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं होता, और इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताई और खास मकसद से जनहित याचिका दायर करने वालों को एक चेतावनी भी दी है। तो आज जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, अडानी ग्रुप को तो क्लीन चिट मिल गई। अडानी ग्रुप को निशाना बनाया गया था कुछ खास लोगों द्वारा, एक खास वर्ग द्वारा। उन्होंने देश के जो कानूनी सिस्टम है उसका दुरुपयोग किया। जो हमारे यहां PIL जनहित याचिका का हमारे यहां एक लोगों को एक सुविधा दी गई है, उसका दुरुपयोग किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी। लेकिन आज जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो ये है कि क्या जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि अब हमारे देश में जनहित याचिकाओं को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपना हथियार बना लिया है, जो इसकी मदद से अदालतों का समय बर्बाद करते हैं, विपक्षी पार्टियों का एजेंडा चलाते हैं। इन जनहित याचिकाओं के जरिए देश में खास एजेंडे के तहत मुद्दों को जानबूझकर खड़ा किया जाता है, और ये नकली मुद्दे होते हैं जिन्हें खड़ा किया जाता है। कभी चुनाव में कुछ पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कभी कुछ खास औद्योगिक घरानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कभी भारत को तोड़ने के लिए, कभी सरकार को कमजोर करने के लिए। उदाहरण के लिए अडानी ग्रुप से जुड़े इसी मामले में पिछले साल फरवरी के महीने में जनहित याचिका दायर हुई थी, जिस पर फैसला आने में लगभग 11 महीने लगे। यानी इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के 11 महीने बर्बाद हो गए। और यहां बात सिर्फ एक इस मामले की नहीं है। अब सोचिए, यही 11 महीने अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी जनता से जुड़े, देश से जुड़े किसी अच्छे मामले पर लगाए होते, ये 11 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट में 75,000 केसेस की लंबी लाइन लगी हुई है, उन्हें निपटाया होता तो जनता का कितना फायदा होता। यह तो अडानी का एक मामला था। अनुच्छेद 370 के मामले में जो PIL दाखिल हुई, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के 4 साल 5 महीने बर्बाद हुए। रफाल की डील के मामले में 1 साल 2 महीने बर्बाद हुए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 महीने बर्बाद हुए। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के मामले में 2.5 साल सुप्रीम कोर्ट के बर्बाद हुए। और ये सारे वो मामले हैं जिनमें अदालत का नतीजा वही रहा जो PIL दायर होने से पहले था। और इन मामलों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती है। तो कुछ हमने आपको बड़ी PIL बताई है, ये वो कुछ देश की टॉप 4 या 5 PIL हैं जिनसे हमारे सुप्रीम कोर्ट का इतना समय बर्बाद हुआ। फिर जांच की जाती है, जांच मुफ्त में नहीं होती, जांच एजेंसी का समय लगता है, उसमें भी पैसा लगता है। अखबारों में हेडलाइंस महीनों महीनों तक आती हैं, न्यूज चैनल्स में हेडलाइंस होती हैं, उन पर डिबेट की जाती है, जनता को भटकाया जाता है और जनता ये समझने लगती है कि शायद इस मुद्दे में सच्चाई होगी, तभी तो मीडिया बढ़ चढ़कर इनके बारे में बता रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों की फांसी को रुकवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। और याकूब मेमन की फांसी को रुकवाने के लिए तो वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में रात को 3 बजे तक सुनवाई चली थी। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ करता था, उसका मतलब अब कुछ मुट्ठी भर लोगों ने बदल दिया है। और अगर आप हमसे पूछें तो अब PIL का मतलब होना चाहिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट से हट चुका है, अब ये हो गया है पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें जनहित याचिकाओं के नाम पर सिर्फ राजनीतिक हित से जुड़ी याचिकाएं दायर होती हैं। और ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है कुछ NGOs का, कुछ खास वकीलों का और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जिससे अदालतों के समय और उनके संसाधनों का खुलेआम दुरुपयोग होता है। वरना सोचिए, जिस देश में आम लोगों को अदालतों में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, उसी देश में कुछ मुट्ठी भर लोग PIL के जरिए अदालतों के समय का दुरुपयोग करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। भारत की अदालतों में PIL दायर करने की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जनहित याचिकाएं
उन लोगों की, उन आम लोगों की ताकत बनेंगी जो इस देश में हाशिए पर हैं और जो वंचित और शोषित वर्ग से है। ऐसे लोग जनहित याचिकाओं से अदालतों का संज्ञान अपनी तरफ ला पाएंगे, उनका ध्यान अपनी तरफ ले पाएंगे और उनके लिए भी इंसाफ सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन धीरे धीरे ये विचार धुंधला पड़ गया और पीआईएल को इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपना खिलौना बना लिया, जिसके जरिए वो अदालतों के साथ पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये बात मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़ों के जरिए समझाना चाहता हूं। ये आंकड़े आज आपकी आंखें खोल देंगे। आप देखिए, वर्ष 1985 में यह सिलसिला शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली जनहित याचिकाएं, और यहां से मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाता हूं। वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट में कुल 24,716 जनहित याचिकाएं अदालतों में दायर हुई थी। देखिए यहां 24,000 1985 में जब हम शुरू हुए। अब ये ग्राफ देखते जाइए। अगले साल 18,000, 1995 में 15,000, वर्ष 2000 में 17,900, 2005 में 14,000, और फिर देखिए 2010, 2012, 2013। 2013 को जब आप यहां से देखेंगे, नोट करने वाली बात आपको ये देखनी है। 2013 में यूपीए की सरकार थी। 13 से लेकर 14 तक, अगले एक साल जब चुनाव होने वाला था, पीआईएल की संख्या में अचानक से गिरावट आई। देखिए, आप यहां पर देख रहे होंगे 45,000 पिछले साल हुए, 45,000 से गिरकर 30,000 हो गए 2013 से 14 के बीच में। 2014 में चुनाव हुए, जैसा कि आप जानते हैं, और फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी। जैसे ही मोदी की सरकार बनी, अब आप देखिए, ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं, पीआईएल की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। देखिए 2015 में 51,000, उसके बाद 53,000, उसके बाद 59,000, उसके बाद 70,000, और देखिए पूरी कहानी आपको दिखाई दे जाएगी। और देखिए 2020 में 69,000 पीआईएल दाखिल हुई, और फिर देखिए 2021 में पूरी ऊपर 1,13,000 पीआईएल, 1,14,000 लगभग पीआईएल दाखिल हुई हैं, और फिर 2022 में 1,15,120 पीआईएल दाखिल हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2022 में 1,15,000 और 1985 में 24,000, और 1985 से लेकर 2014 तक पीआईएल बहुत कम दाखिल होती थी। 2014 से पीआईएल बढ़नी शुरू हुई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, और आज आप देख सकते हैं 2023 में हमारे पास अक्टूबर तक का आंकड़ा है 2023 का, और 2023 में अक्टूबर तक 69,162 पीआईएल दाखिल हो चुकी थी 2023 में अक्टूबर तक। जब ये पूरे साल का आंकड़ा आएगा तो ये भी 1.25 लाख को टच कर जाएगा लगभग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीआईएल का फैशन शुरू हुआ है, ये असल में 2014 के बाद शुरू हुआ है, और कैसे अचानक मोदी की सरकार बनने के बाद से इन 10 वर्षों में पीआईएल की संख्या अचानक से कैसे बढ़ी है, वो आप यहां देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इनमें से ज्यादातर जो जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं, ये राजनीतिक थी, किसी ना किसी एजेंडे को सपोर्ट करने वाली थी, किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली थी। और सरकार कोई भी फैसला लेती है, अब विपक्षी दलों ने असल में सुप्रीम कोर्ट को अपना एक मैदान बना लिया है, और सरकार कोई भी फैसला ले, विपक्षी दल किसी न किसी के जरिए कोई पीआईएल दायर करवा देती हैं, और फिर उस फैसले को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, और फिर वहां लंबा एक कानूनी युद्ध चलता है। इस देश की सर्वोच्च अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में 70,000 मामले लंबित हैं, और इनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें केस दायर करने वालों की अब मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मृत्यु आ गई, सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए इंसाफ की तारीख नहीं आई। इंसाफ की तारीख से पहले मौत आ गई। लेकिन दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सैकड़ों जनहित याचिकाएं दायर होती हैं, जिनमें जनता का कोई हित नहीं होता, लेकिन उन्हें दायर करने वाले मुट्ठी भर लोग इतने प्रभावशाली हैं कि ये याचिकाएं सुनवाई के लिए मंजूर भी हो जाती हैं, और फिर इसकी वजह से अदालतों के समय और इस देश के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। और इसी बात को लेकर अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने चिंता जताई है, और साथ ही पीआईएल का बिजनेस मॉडल चलाने वालों को एक चेतावनी भी दी है। अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होशियारपुर वाली होशियारी दिखाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए जारी हुए ईडी के तीसरे सम्मन का भी पालन नहीं किया,
और ये कहते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है और ये गैर कानूनी है। वो लगातार यही बात कहते आ रहे हैं जब भी समन आता है उनके लिए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह पूछा है कि ईडी के अफसरों ने अब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि वो किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये जानना चाहते हैं कि उनसे पूछताछ एक गवाह के तौर पर होगी या ये पूछताछ एक आरोपी के रूप में उनसे की जाएगी। इसके अलावा हमें सूत्रों से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी से यह कहा है कि ईडी पूछताछ में जो सवाल केजरीवाल से पूछना चाहती है, क्या वो सवाल उन्हें पहले ही बताए जा सकते हैं। यानी केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में एक ऐसी जांच चाहते हैं जो उनकी सुविधा के अनुसार हो और उन्हें क्वेश्चन पेपर पहले से बता दिया जाए। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश के आम लोगों को भी कानूनी मामलों में ऐसी ही आजादी मिलेगी? क्या इस देश का कोई व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी और आम नागरिक ये कह सकता है कि वो पुलिस के समन के बाद पूछताछ के लिए थाने नहीं आएगा क्योंकि उसे विपश्यना के लिए किसी शिविर में जाना है? क्या आप कह सकते हैं अगर आपको पुलिस का सम्मन आ जाए, ईडी का सम्मन आ जाए, सीबीआई का सम्मन आ जाए, किसी और जांच एजेंसी का सम्मन आ जाए, क्या हमारे देश का कोई आम बिजनेसमैन, हमारे देश का कोई आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई आरोप है, क्या कोई आम नागरिक ये कह सकता है कि मैं सम्मन का पालन नहीं करूंगा क्योंकि यह राजनीति से प्रेरित है और क्योंकि यह गैर कानूनी है? क्या वो ये कह सकता है कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, मुझे विपश्यना के लिए जाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं और मैं नहीं आऊंगा? क्या कोई और व्यक्ति इस देश में ऐसा है जो एक नहीं सात सम्मन आने के बाद भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दे? या ये सुविधाएं सिर्फ नेताओं के लिए हैं? हमारे देश के आम लोगों को शायद ऐसी आजादी कभी नहीं मिलेगी। आप एक सम्मन का पालन अगर नहीं करेंगे, पुलिस आपके घर से आकर उठा के ले जाएगी आपको। ईडी वाले हों, सीबीआई वाले हों, इनकम टैक्स वाले हों, आपको एक सम्मन के बाद दूसरे सम्मन का आपको मोहलत नहीं मिलेगी। करके देख लीजिए, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति होंगे, बिजनेसमैन होंगे और बहुत सारे नागरिक होंगे जिनकी इंक्वायरी हुई है, जो इस तरह से शिकार हुए हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इस देश में अभी बहुत सारे नेताओं को इसी सुविधा का पूरा लाभ मिल रहा है क्योंकि वो नेता हैं और इन नेताओं ने ईडी की जांच का एक मजाक बनाकर रख दिया है। ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने हेमंत सोरेन से यह तक कह दिया कि वो हेमंत सोरेन की बताई हुई जगह, उनकी मनपसंद जगह, उनके मनपसंद समय पर उनसे पूछताछ के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन तैयार नहीं हुए, जबकि वो ऐसा करके ईडी पर कोई एहसान नहीं करेंगे। ईडी जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहता है, लेकिन हेमंत सोरेन ना तो पूछताछ के लिए पेश होते हैं, ना ही उन्हें घोटाले के आरोपों से और उसकी जांच से कोई फर्क पड़ता है। और यहां बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार, उनके पिता लालू यादव एक बार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 2 बार ईडी के सम्मन का उल्लंघन कर चुके हैं और इन विपक्षी नेताओं ने तय कर लिया है कि वो ईडी की जांच में सहयोग करेंगे ही नहीं, जबकि ये जांच इन्हीं नेताओं के खिलाफ है क्योंकि इन पर घोटाले के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। केजरीवाल को ईडी ने तीसरा नोटिस भेजा और उन्होंने एक बार फिर से पेश होने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आज विपश्यना के लिए कहां चले गए? वो चले गए हैं आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश चले जाते हैं और अरविंद केजरीवाल इसकी जगह पंजाब के होशियारपुर जाते हैं। यानी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान, वो उन्हें जब विपश्यना करनी है तो वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं, वहां के किसी आश्रम में, और अरविंद केजरीवाल को जब विपश्यना करनी थी तो वो होशियारपुर गए। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर होशियारपुर का विपश्यना केंद्र इतना ही अच्छा था तो पंजाब के मुख्यमंत्री होशियारपुर में विपश्यना करने के लिए क्यों नहीं गए, जहां पर अरविंद केजरीवाल पिछले हफ्ते गए थे? या फिर इसके पीछे कुछ और सोच थी? हो सकता है अरविंद केजरीवाल होशियारपुर में विपश्यना के लिए इसलिए गए क्योंकि वो इस बात से डरे हुए थे कि शायद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, और इसलिए क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, वहां पर पंजाब पुलिस उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहेगी और ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, शायद इसलिए उन्होंने विपश्यना के लिए पंजाब को चुना। या ये समझ लीजिए कि विपश्यना तो एक बहाना था, वो पंजाब के विपश्यना केंद्र में जाकर उन्होंने 10 दिन बिता लिए क्योंकि उन्हें ईडी के सामने पेश नहीं होना था।
और अब पंजाब के मुख्यमंत्री उस होशियारपुर के विपश्यना केंद्र को छोड़कर आंध्र प्रदेश में जाते हैं विपश्यना के लिए। आपने जितनी रेड करनी है कर लो, आपने जितने समन भेजने हैं भेज दो, आपने जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कर लो। आखिरकार सच्चाई आज नहीं तो कल पूरे देश के सामने आएगी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई की कितनी धमकी आ जाए। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। तो ये थी केजरीवाल की होशियारपुर वाली होशियारी। और अब देश में किसी के पास भी ईडी का सम्मन अगर आएगा, पुलिस का आएगा, आईटी का आएगा, सीबीआई का आएगा, किसी और जांच एजेंसी का आएगा, तो वो भी केजरीवाल का नाम लेकर, हेमंत सोरेन का नाम लेकर, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर, लालू जी के बेटे का तेजस्वी का नाम लेकर आराम से ये कह सकता है, अदालत में भी जा सकता है कि वो भी इसी देश का नागरिक है। अगर हेमंत सोरेन 7 बार ईडी के समन के बाद पेश होने से इनकार कर सकते हैं, तो फिर इस देश के दूसरे नागरिक भी कर सकते हैं। ये आज हम आपको एक टिप दे रहे हैं। अगली बार अगर आपके पास सम्मन आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल नेताओं की तरह आप अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़ लीजिए। आपको बस केजरीवाल की जगह अपना नाम लिखना है और बता देना है कि ये सम्मन जो है मेरे नज़र में गैर कानूनी है, यह राजनीति से प्रेरित है, ये मेरे काम में दखल डालने के लिए किया गया है। केजरीवाल ने तो ये लिखा है कि ईडी नहीं चाहता कि मैं चुनाव प्रचार करूं। आप भी ये कह सकते हैं कि शायद ईडी या जांच एजेंसी नहीं चाहते कि आप अपने काम पर जाएं। तो इससे ये आपके जो वकील हैं, आप उन्हें बड़ी मदद मिलेगी अगर आपके पास भी इस तरह के ईडी के सम्मन आए हुए हैं या किसी और एजेंसी के सम्मन है। हमेशा याद रखें, रुकावटें जिंदा इंसान के रास्ते में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं।